हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक, प्रिपरेशन चल रही है। चलिए आगे बात करते हैं। तो हम लोग लास्ट क्लास में स्टडी कर रहे थे सेल मेम्ब्रेन की स्टडी कर रहे माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की स्टडी कर रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में हम लोग लास्ट क्लास में बात किए थे माइटोकॉन्ड्रियल आउटर मेम्ब्रेन की स्टडी किए थे, जिसमें हम लोग समझे थे कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो आउटर मेम्ब्रेन होता है कंप्लीटली परमिएबल होता है। मीन्स आउटर मेम्ब्रेन से सब्सटेंसेस आसानी से सेल के यानी माइटोकॉन्ड्रिया के आर पार जा सकती है। चलिए आज हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन की। हम लोग यही समझे थे कि माइटोकॉन्ड्रियल आउटर मेम्ब्रेन को डिजिटोनिन का यूज कर हम रिमूव कर सकते हैं। क्लियर? अब आपके लिए कुछ क्वेश्चन है जिनके आंसर आपको बताना है। ठीक है, चलिए तो पहले बताना है कि माइटोकॉन्ड्रिया में कितने मेम्ब्रेन होते हैं, कौन मेम्ब्रेन परमिएबल होता है और कौन सा मेम्ब्रेन इम्परमिएबल होता है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कि विच मेम्ब्रेन इज इम्परमिएबल। फर्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मेम्ब्रेन इम्परमिएबल होता है, परमिएबल होता है। कौन सा मेम्ब्रेन परमिएबल होता है। दूसरा क्वेश्चन, केमिकल यूज्ड टू रिमूव आउटर मेम्ब्रेन। किस मेम्ब्रेन का यूज कर हम आउटर मेम्ब्रेन को रिमूव कर सकते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया विदाउट आउटर मेम्ब्रेन, वैसा माइटोकॉन्ड्रिया जिसमें आउटर मेम्ब्रेन रिमूव कर दिया गया हो, क्या कहलाता है। ठीक है, इनके आंसर्स आप आई होप कमेंट करेंगे। और कि इनर मेम्ब्रेन, चलिए ठीक है कीजिए, उसके बाद अब आगे बात करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन की बात करेंगे। राइट, हम लोग किसकी बात करेंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। जैसा कि आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल है। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल है। इनमें दो मेम्ब्रेन होती है। आउटर मेम्ब्रेन कंप्लीटली परमिएबल होता है, मींस सेल के अंदर जो भी सब्सटेंस है वो आउटर मेम्ब्रेन को पार कर सकता है और आउटर मेम्ब्रेन को पार कर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के बीच आ सकता है। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के बीच आ सकता है। तो हम ये क्या देख रहे हैं, ये अपना आउटर मेम्ब्रेन है। ये क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है। एंड दिस वन इज इनर मेम्ब्रेन। ये कौन सा मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन की अगर बात करते हैं तो कह रहा है इनर मेम्ब्रेन कंटेन फॉस्फोलिपिड for structure and integrity of embedded respiratory chain protein। इनर मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड पाया जाता है। अब अगेन फॉस्फोलिपिड की जहां बात आ गई तो आपको याद आ गया होगा सेल मेम्ब्रेन की जहां भी फॉस्फोलिपिड होती है वहां पर परमिएबिलिटी नहीं होती है। परमिएबिलिटी लिमिटेड होती है, बहुत लिमिटेड। तो जो इनर मेम्ब्रेन है
फॉस्फोलिपिड होता है। फॉस्फोलिपिड इनर मेम्ब्रेन को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है, इंटीग्रिटी प्रोवाइड कराता है, अस्थायित्व उपलब्ध कराता है। जो रेस्पिरेटरी चेन इसमें धंसा हुआ है, फंसा हुआ है, इम्बेडेड है, उसको बनाया। इनर मेम्ब्रेन में जो फॉस्फोलिपिड पाया जाता है वो फॉस्फोलिपिड क्या करवाता है, जो इम्बेडेड रेस्पिरेटरी चेन प्रोटीन है, जो चेन प्रोटीन है, जो चैनल बना हुआ है, उसको अस्थायित्व प्रदान करता है, उसको इंटीग्रिटी जोर से पकड़े रहता है, मजबूती प्रदान करता है और रेस्पिरेशन को पॉसिबल बनाता है। मीन्स ये इंश्योर करता है, ये तय करता है, ये निश्चित करता है कि इनर मेम्ब्रेन से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कोई ऐसे सब्सटेंस नहीं चला जाए जो उनकी एनर्जी को कंज्यूम करे। राइट? इनर मेम्ब्रेन एक्सटेंसिवली फोल्डेड एंड कंपार्टमेंटलाइज्ड होता है, देखिए, है ना। और जो फोल्डेड स्ट्रक्चर है इनर मेम्ब्रेन का, इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसे क्या कहते हैं, क्रिस्टी। जो इनर मेम्ब्रेन होता है एक्सटेंसिवली फोल्डेड होता है, बहुत ज्यादा वो मुड़ा हुआ होता है, फोल्डेड होता है। हालांकि जो इनर मेम्ब्रेन होता है उसका सरफेस एरिया आउटर मेम्ब्रेन से 10 to 15 टाइम्स ज्यादा होता है। इनर मेम्ब्रेन की बात हो रही है। इनर मेम्ब्रेन इज 10 to 15 टाइम्स लार्जर देन आउटर मेम्ब्रेन। याद रखिएगा, देन आउटर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन से 10 से 15 गुना बड़ा होता है। वो बड़ा क्यों होता है, क्योंकि इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड होता है, इनर मेम्ब्रेन पे क्रिस्टी पाया जाता है, इनर मेम्ब्रेन कंपार्टमेंटलाइज्ड स्ट्रक्चर बनाता है ना, जिसे कहने काफी बड़ा। अब कह रहा है क्या कि इनर मेम्ब्रेन का क्रिस्टी, इनर मेम्ब्रेन के क्रिस्टी में 2 कंपार्टमेंटलाइज्ड रीजन हो जाता है। इनर मेंबर का मेम्ब्रेन का क्रिस्टी 2 कंपार्टमेंट बना देता है ना, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक अंदर का पार्ट, मैट्रिक्स पार्ट हो गया। ये क्या करता है, जो क्रिस्टी है दो कंपार्टमेंटल रीजन बनाता है, कहाँ, इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन के बीच में, इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन के बीच में। और इसे हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। क्या कहते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस क्या है, द स्पेस बिटवीन इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच जो स्पेस है, जगह है, उसे हम कहते हैं क्या, इंटर मेम्ब्रेन। अब जो इनर मेम्ब्रेन होता है वो अंदर की ओर फोल्डेड होता है, मुड़ा रहता है, इनफोल्डेड होता है। इनर मेम्ब्रेन इनफोल्डेड होता है, अंदर की ओर मुड़ा होता है, और इस पर लगभग पूरे माइटोकॉन्ड्रिया में इनफोल्डेड होता है, जिसे हम लोग क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिस्टी। तो ये अभी तक हम लोग समझ गए कि जो इनर मेम्ब्रेन इसका है, इनर मेम्ब्रेन इनफोल्डेड होता है और ये विशेष प्रकार की रचना बनाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टी। अब हम क्या करेंगे, एक क्रिस्टी को स्टडी करते हैं, क्रिस्टी निकालते हैं मेम्ब्रेन से, इनर मेम्ब्रेन से क्रिस्टी निकालते हैं और उनकी स्टडी करते हैं। ठीक है, यहां से हम एक क्रिस्टी को निकाल कर उसको हम मैग्नीफाई करते हैं और देखते हैं ये किस टाइप की स्ट्रक्चर है। ये हमने क्या कर दिया, एक क्रिस्टी को निकाल लिया, इनर मेम्ब्रेन। अगर इस क्रिस्टी को ध्यान से देखेंगे तो पूरे मेम्ब्रेन की अगर बात हो रही है तो इस पर एक रैकेट लाइन, बैडमिंटन कहते हैं ना, बैडमिंटन का जो कॉर्क होता है, तो उसे कॉर्क नुमा एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जो आपका इनर मेम्ब्रेन हो गया, क्रिस्टी बना, इसमें जो प्रोजेक्शन हुआ है,
इस पर कॉर्क लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। इस तरह ये काफी सारे कॉर्क लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। जैसा कि पहले जान लीजिए, इसका इनर मेम्ब्रेन इम्परमेबल होता है, लेकिन फिर भी सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब उसमें वो कैसे होता है आगे हम लोग समझेंगे इसको। अभी हम समझ रहे हैं कि जो इसका जो इनर मेम्ब्रेन होता है, इस पर एक कॉर्क जैसे कॉर्क शेप का एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, रैकेट शेप का एक स्ट्रक्चर पाया जाता है। ठीक है, ये जो कॉर्क लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसे हम लोग कहते हैं F0 F1 पार्टिकल। क्या? F0 F1 पार्टिकल, F1 F0 पार्टिकल और फर्डिनांड मोरिन पार्टिकल, F1 F0 पार्टिकल और फर्डिनांड मोरिन पार्टिकल। इसी को कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि फर्डिनांड मोरिन ने इसे सबसे पहले देखा था, या इसे हम लोग ऑक्सीसोम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीसोम भी कहते हैं। इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल जानेंगे। अभी ये जान लेते हैं कि जो क्रिस्टी है, क्रिस्टी के ऊपर रैकेट लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। इस रैकेट लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? F0 F1 पार्टिकल या फर्डिनांड मोरिन पार्टिकल या ऑक्सीसोम पार्टिकल। एक माइटोकॉन्ड्रिया में 10,000 से लेकर 1 लाख तक, 10,000 से लेकर 1 लाख तक F1 पार्टिकल हो सकता है। ठीक है, एक माइटोकॉन्ड्रिया की अगर बात हो रही है तो पूरे माइटोकॉन्ड्रिया में 10,000 से लेकर 1 लाख तक F0 पार्टिकल पाया जा सकता है। F0 पार्टिकल, इसकी स्ट्रक्चर को हम डिटेल स्टडी करेंगे। इसका जो 2 पार्ट होता है, एक होता है F0 पार्ट, ये अंदर वाले को कहते हैं F0 पार्ट, और ऊपर जो निकला हुआ इसे कहते हैं F1 पार्टिकल। तो F0 पार्टिकल क्या होता है? इनर मेम्ब्रेन में धंसा हुआ होता है। F0 पार्टिकल इनर मेम्ब्रेन में धंसा हुआ होता है, और यह जो पार्टिकल है हाइड्रोजन पंप की तरह काम करता है, प्रोटॉन पंप की तरह काम करता है। ये पूरा F0 F1 पार्टिकल एनर्जी पंप की तरह काम करता है। इसका जो F0 पार्टिकल है, ये मोटर की तरह काम करता है, ये मोटर की तरह काम करता है। ये एनर्जी कहां से लाता है? तो कह रहा है इसमें जो अब H+ आयन है, F0 F1 पार्टिकल है ना, F0 F1 पार्टिकल या फर्डिनांड मोरिन पार्टिकल या ऑक्सीसोम। अब इसके बारे में समझेंगे। इसमें अभी तक हम ये समझे कि इसका जो F0 पार्टिकल होता है, ये मेम्ब्रेन के अंदर धंसा होता है, जो मोटर की तरह एक्ट करता है, और F1 पार्टिकल अंदर की ओर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में अंदर की ओर होता है। F1 पार्टिकल मोटर में अंदर की ओर होता है, और ये ठीक उसी प्रकार एक्ट करता है जैसे आप कह सकते हैं जनरेटर की तरह काम कर एक्ट करता है, या आप कह सकते हैं जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में क्या होता है कि एक तरफ से वाटर आता है और बीच में ये फैन लगा हुआ, रोटेटिंग फैन लगा रहता है, ये रोटेट करता है और यहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस होता है। ठीक उसी प्रकार क्या होता है कि हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन इसके बाहर है, तो हाइड्रोजन आयन क्या होता है? F1 पार्टिकल से अंदर की ओर आता है, और जिसके कारण मोटर रोटेट करता है। हाइड्रोजन कंसंट्रेशन आयन कंसंट्रेशन डिफरेंस के कारण क्या होता है? इसका जो मोटर होता है F1 पार्टिकल का, वो रोटेट करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अब प्रश्न है कि क्रिस्टी का टर्म, इसका नाम क्रिस्टी किसने दिया था? तो पैलाडे ने क्रिस्टी टर्म दिया था। ये एक छूट गया था, पॉइंट नोट कर लीजिएगा। पैलाडे ने क्या दिया था?
टर्म क्रिस्टी नाम दिया था। अब हम बात करते हैं कि इस पे जो F0 पार्टिकल, फर्मिनेंट बोरेन पार्टिकल, जो ऑक्सीसोम मतलब क्या होता है? ऑक्सीसोम ऑक्सीजन, सोम यूटिलाइज करा कि वह बॉडी जो ऑक्सीजन यूटिलाइज करे, ऑक्सीसोम। वह बॉडी या वह स्ट्रक्चर जिनमें आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड हो, राइबोसोम। वह बॉडी जो अदर बॉडी को लाइसेस कर सके या डिस्ट्रॉय कर सके, लाइसोसोम। वह बॉडी या वह स्ट्रक्चर जिसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड के को मेटाबोलाइट करने की एबिलिटी हो, जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को मेटाबोलाइट कर सके, पेरोक्सीसोम। वह बॉडी या वह स्ट्रक्चर जो सोलर एनर्जी या क्वांटम एनर्जी को स्टोर कर सके, क्वांटासोम। वह बॉडी या स्ट्रक्चर जिसे स्टेन कर सके, रख सके, क्रोमोसोम। याद रखिए, जिसके अंदर क्रोमोसोम है, जिसके अंदर सोम लगा हुआ है, सोम इसका मतलब वो सब्सटेंस का यूज कर रहा है। जैसे ऑक्सीजन का यूज करने वाला ऑक्सीसोम, ऑक्सीजन को यूज करने वाला ऑक्सीसोम, दूसरे बॉडी को नष्ट करने वाला लाइसोसोम। आरएनए के जिसमें आरएनए हो, राइबोसोम। जिसमें जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को यूज कर सके, मेटाबोलाइज कर सके, पेरोक्सीसोम। जो सोलर एनर्जी को स्टोर कर सके, क्वांटासोम। दूसरे बॉडी को कलर कर सके, क्रोमोसोम। अब ये ऑक्सीसोम किसने खोजा था? ऑक्सीसोम की खोज जैसे क्रिस्टी के ऊपर आई ऑक्सीसोम में खोज किसने की थी? तो फर्डिनांड मोरेनो ऑक्सीसोम की खोज की थी। ऑक्सीसोम किसने खोजा? फर्डिनांड मोरेन ने। इसी आधार पर उनका नाम उन्होंने अपने नाम पर दे दिया, फर्डिनांड मोरेन पार्टिकल। किसने ढूंढा? फर्डिनांड मोरेन ने। तो उन्होंने इसे कहा था, क्या कहा था? फर्डिनांड मोरेन पार्टिकल। लेकिन इनको ऑक्सीसोम नाम किसने दिया? लेनिंगर ने। किसने नाम दिया? लेनिंगर ने इन्हें नाम दिया, ऑक्सीसोम कहा। ऑक्सीसोम किसने कहा? लेनिंगर ने इसे ऑक्सीसोम कहा, राइट। अब कह रहा है इसका रोल क्या है? ऑक्सीसोम का रोल क्या? ऑक्सीसोम की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों जरूरी है? तो कह रहा है जो ऑक्सीसोम है, ऑक्सीसोम एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए जरूरी होता है। ऑक्सीसोम के बिना एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं हो सकता है। ऑक्सीसोम पे ही एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया का, अब कहता है माइटोकॉन्ड्रिया का कौन सा ऐसा पार्ट है जो ऑक्सीजन यूज कर सकता है? अगेन ऑक्सीसोम। पूरे माइटोकॉन्ड्रिया का पूरा क्रिस्टल ऑक्सीजन यूज नहीं कर सकता है। यानी जो हम लोग खाते हैं तो क्या होता है? हम लोग कुछ फूड सब्सटेंस लेते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होता है? तो हम लोग इक्वेशन आप लोग लिखे होंगे, क्या? C12H22O11, ये ऑक्सीडाइज हुआ और ये क्या दे दिया? 6CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी दी। यही है ना? ग्लूकोज यूज हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ, ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दिया। ये ऑक्सीडेशन कहाँ यूज हुआ? तो ऑक्सीडेशन कहाँ हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ ऑक्सीसोम पर। कहाँ हुआ? ऑक्सीसोम पर। माइटोकॉन्ड्रिया से अंदर गया तो यहीं पर ये इसका ऑक्सीडेशन होता है। अब यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया का केवल यही एक पार्ट है जो ऑक्सीजन को यूज कर सकता है। दैट्स व्हाई इसे क्या कहते हैं हम लोग? ऑक्सीसोम में ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। यानी अब यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट की इक्वेशन में आप देते हैं एनर्जी। ये एनर्जी कौन सा एनर्जी है? ये इलेक्ट्रॉन, ईटीएस है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का एनर्जी है। फोटोन के रूप में, इलेक्ट्रॉन के रूप में एनर्जी होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एनर्जी। तो कह रहे क्या कि माइटोकॉन्ड्रिया के F1 पार्टिकल में ईटीएस सिस्टम होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पाया जाता है।
अब कहना है ऑक्सीसोम पर कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो ऑक्सीसोम पर एटीपीएज नामक एंजाइम पाया जाता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेटेज। कौन सा एंजाइम है, एटीपीएज एंजाइम पाया जाता है। एटीपीएज इसकी खोज किसने की थी, तो राइटर ने इसकी खोज की थी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, नीट पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान रखिएगा। ऑक्सीसोम किसने खोजा, फर्डिनांड मोरिन ने, राइट। क्रिस्टीटन किसे दिया, पैलाडर ने, राइट। एटीपीएज की खोज किसने की, किसने, राइटर ने। ऑक्सीसोम ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की मदद से एटीपी कब बनाता है, एटीपी बनाता है। और एटीपी के लिए किस प्रोसेस का यूज करता है, तो जिस प्रोसेस का यूज करता है उस प्रोसेस का नाम है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। कौन सा प्रोसेस, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, राइट, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। तो आज हम क्या सीखे, आज हम सीखे इनर मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, आज हम समझे क्रिस्टी के बारे में, आज हम समझे F1 पार्टिकल ऑक्सीसोम के बारे में, आज हम समझे थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की स्टडी हम लोग आगे करेंगे, जब रेस्पिरेशन की बात होगी तब बात करेंगे। अभी यहाँ पर हम रेस्पिरेशन इसको पूरा नहीं करेंगे, अभी रेस्पिरेशन करेंगे तो बहुत बल्कि हो जाएगा। और अभी हम सिर्फ एक ओवरव्यू ले रहे हैं, अभी हम सेल स्टडी कर रहे हैं, सिर्फ हम अभी ओवरव्यू ले रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया का। अदरवाइज ये बहुत ज्यादा वास्ट हो जाएगा, बहुत ज्यादा एडवांस हो जाएगा और हमें हमारे समझने के लिए मुश्किल होगा, बहुत ज्यादा बल्कि हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा पार्ट बाय पार्ट करेंगे हम आगे इसका प्रोसेस। अब इसमें ईटीएस कैसे होता है, कैसे होता है ये हम समझेंगे रेस्पिरेशन। तो थैंक्स फॉर बीइंग विद अस।